जिन्होंने सदियों से इन जंगलों की अपनी जान से भी ज्यादा सुरक्षा की, जो कभी एक चिंगारी देखकर भी जंगलों को बचाने के लिए जान पर खेल जाते थे, अब उन्होंने ही इन जंगलों को आग के हवाले करना शुरू कर दिया। साल 1916, कुमाऊं और ब्रिटिश गढ़वाल के वो जंगल जिन्हें सदियों से आग छू भी नहीं पाई थी, उन्हें खुद उन लोगों ने आग लगाने शुरू कर दी जो इन्हें अपना मायका कहते थे। कुमाऊं में 395 से ज़्यादा आगजनी की घटनाओं में 2,46,000 हेक्टेयर से ज़्यादा वन संपदा राख कर दी गई। ब्रिटिश गढ़वाल में भी 540 से ज़्यादा लोगों को जंगलों को आग लगाने का दोषी पाया गया। इस काम में 16 साल के गंगवा के साथ दुर्गा और चनार सिंह समेत सैकड़ों लोग शामिल थे। पदम सिंह और धर्म सिंह को तो 7 साल की कड़ी सज़ा भी सुनाई गई, लेकिन फिर भी कोई रुकने को तैयार नहीं था। जंगलों को आग के हवाले करने का आलम यह था कि विश्व युद्ध में लड़ाई से छुट्टी पर लौटे गढ़वाल राइफल्स के सैनिक भी इस काम में शामिल हो गए। इन सैनिकों ने भी अपने ही जंगलों को आग के हवाले करना शुरू कर दिया, लेकिन इसके बावजूद ब्रिटिश सरकार के अलावा कोई भी इन आग लगाने वालों के खिलाफ नहीं था, बल्कि लोग तो इन्हें सरकार से बचाने में जुटे हुए थे। पश्चिमी हिमालय के इतिहास में ये पहली बार था जब इंसानों ने इतने बड़े स्तर पर जंगलों को जानबूझकर खाक किया था। 1916 से शुरू हुआ ये सिलसिला 1921 में और विकराल हुआ। 1916 से पहले छिटपुट घटनाओं को छोड़कर पहाड़ के जंगल कभी आग की चपेट में नहीं आए थे। फिर 1916 में ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने अपने ही जंगलों को आग के हवाले करना शुरू कर दिया? इस सवाल का विस्तार में जवाब तो आगे देंगे ही, लेकिन फिलहाल इतना जान लीजिए कि ये आग इसलिए लगाई गई थी ताकि जो आग आज इन जंगलों में लग रही है वो ना लगे। जी हाँ, जंगलों को आग से बचाने के लिए ही इन वनों को आग के हवाले किया गया था। लेकिन ये आग खुशी में नहीं लगाई गई थी, बल्कि ये एक विरोध था जिसे काफी हद तक अनसुना कर दिया गया। और इसे ही अनसुना करने का परिणाम है कि आज हर साल उत्तराखंड के जंगल आगजनी के शिकार हो रहे हैं। लेकिन अगर 1916 में ही स्थानीय लोगों की बात सुन ली जाती, वो जो चाह रहे थे वो मान लिया जाता, और देश के आज़ाद होने के बाद अगर अंग्रेज़ों के बनाए नियम अपनाए नहीं जाते, अपनाया भी तो कम से कम उन्हें और कठिन नहीं किया जाता, तो आज इस तरह उत्तराखंड के जंगल जल नहीं रहे होते और इनकी रक्षा खुद स्थानीय लोग कर रहे होते। आगजनी की आज स्थिति ये है कि 2002 में जो आंकड़ा 922 था, वो 2019 में बढ़कर 41,600 आगजनी की घटनाओं तक पहुंच चुका है। इस साल भी आग की घटनाएं लगातार बढ़ती दिख रही हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि 95% आगजनी की घटनाओं के लिए इंसान ही जिम्मेदार है। आगे हम आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से ये भी बताएंगे कि कैसे इंसान अगर सुधर जाए तो जंगल की आग भी थम जाएगी। खैर, इस रिपोर्ट में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे 1916 से पहले उत्तराखंड के जंगलों में ना के बराबर आगजनी की घटनाएं होती थीं। जानेंगे कि कैसे अंग्रेज़ों ने हमारे जंगलों को आग के हवाले करने का सबसे पहले कदम उठाया। इसके साथ ही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों और कैसे हर साल उत्तराखंड के जंगलों में आग लगती है और कैसे इस आग को काबू में किया जा सकता है। आज बात उत्तराखंड के जंगलों में लगती आग की, आज बात उत्तराखंडियों के मायके को बचाने की। सदियों पुराने उत्तराखंड में ना पुलिस थी, ना जंगलात के नियम थे और ना ही आधुनिक रुपए ने यहाँ पर दस्तक दी थी। यहाँ के जंगलों पर किसी का नियंत्रण नहीं था, ना ही जंगलों में पेड़ों की कटाई और आग बुझाने के लिए ही कोई सरकारी नियम थे। लेकिन इन सब के ना होने के बावजूद भी इन जंगलों में कभी आग नहीं लगती थी। कोई गैर जरूरी पेड़ों का कटान नहीं होता था। प्राकृतिक वजहों से या फिर पुरानी घास को जलाते वक्त लगी आग को भी काबू कर लिया जाता था। हर गांव में जंगलों से घास, बांज और पेड़ कटान को लेकर अलिखित
परंपराएं थीं। कब कौन घास काटने जाएगा ये ग्रामीण आम सहमति से तय करते। टिम्बर के पेड़ का वृक्षारोपण आम था। गांव संजेत से भी घास काटने को लेकर नियम होते, जैसे कि बांज की पत्तियों को गर्मी के मौसम में झाड़ने पर प्रतिबंध था। सभी गांवों के जंगलों की सीमाएं तय थीं और संबंधित गांव वहीं से अपनी जरूरत का घास पात या फिर चारा लाते। गोरखा काल से लेकर 1820 तक जंगलों की सीमाएं तय होने की बात ब्रिटिश कमिश्नर ट्रेल ने भी लिखी है। फिर आया 1815 का साल, वो साल जब उत्तराखंड में अंग्रेज आए और यहीं से शुरुआत हुई अलिखित परंपराओं की अनदेखी और लिखित नियमों का दबाव का सिलसिला। 1823 में जब ट्रेल ने पहला लैंड सेटलमेंट किया तो उसने गांवों की सीमाएं तय की। उसने जंगलों और बंजर जमीन से घास काटने और लकड़ी लाने की छूट ग्रामीणों को दी। 1869 में मेजर पियर्सन ने उत्तराखंड के वन प्रबंधन का काम शुरू किया और 1873 में ब्रिटिश हुकूमत ने नई फॉरेस्ट पॉलिसी लाई। इसमें बंजर जमीनों को सुरक्षित वन की श्रेणी में शामिल कर दिया गया और डिप्टी कमिश्नर के तहत रख दिया गया। 1894 में देवदार, साइप्रस यानी सरू, चीड़ के पेड़ समेत अन्य पेड़ की प्रजातियों को आरक्षित कर दिया गया। 1903 में ब्रिटिश सरकार ने इन सुरक्षित वनों को दो श्रेणी में बांट दिया, एक क्लोज्ड सिविल फॉरेस्ट और एक ओपन सिविल फॉरेस्ट। जहां क्लोज्ड यानी बंद जंगलों में कटान को लेकर हर चीज पर डीएम की परमिशन जरूरी थी, वहीं खुले वन में ग्रामीण अपनी मर्जी से घास रिंगाल काट सकते थे और ले जा सकते थे। वन प्रबंधन के नए नियमों के तहत ग्रामीणों को अपनी छानियां बनाने के लिए भी सरकार से परमिशन लेनी पड़ रही थी। जहां भी ग्रामीणों को घास रिंगाल काटने की अनुमति दी गई तो वहां उन पर यह जिम्मेदारी थोपी गई कि अगर आग लगी तो वो जंगल की आग को बुझाएंगे भी। पशुओं का चारा लेने पर उन्हें आधा किलो घी का टैक्स देना पड़ता था। कुमाऊं में ब्रिटिश सरकार हो या फिर टिहरी में राजशाही, दोनों ने ही अपने फायदे के लिए पहाड़ के जंगलों को नियंत्रण करने का काम शुरू किया। दोनों ही यहाँ से लकड़ी बेचकर पैसे कमाया करते थे। ब्रिटिश सरकार की ज्यादतियों का खुद कई ब्रिटिश अधिकारियों ने विरोध किया था। तत्कालीन कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे ने कहा, सरकार ने लोगों को उनकी जमीनों पर अधिकार दिए हैं तो यहाँ के जंगलों पर भी उनका अधिकार होना चाहिए। अंग्रेज अफसर नेल्सन ने लिखा, जंगलों पर ग्रामीणों के अधिकार छीनना उनसे उनकी प्रॉपर्टी के अधिकार छीनने जैसा है। वहीं गढ़वाल समाचार ने 1914 में नए वन प्रबंधन को लेकर लिखा, ब्रिटिश हुकूमत मानवीय बस्तियों पर जंगल उगाना चाहती है। लोगों का ये छुटमुट विरोध 1873 से ही शुरू हो गया था और 1916 आते आते इसने विकराल आग का रूप ले लिया और लोगों ने अपने अधिकार छीने जाने के विरोध में जंगलों को आग के हवाले करना शुरू कर दिया। 1921 तक स्थिति और बिगड़ती चली गई। इन्हें आग के हवाले इसलिए किया गया ताकि इन जंगलों के सहारे पैसे छाप रही ब्रिटिश हुकूमत जाग जाए। इस आग का साफ मकसद था कि उन्हें अपने जंगलों पर अधिकार वापस मिले। हालांकि ब्रिटिश हुकूमत ये देखकर हैरान थी कि जो लोग जंगलों के लिए जान न्योछावर करते थे वही क्यों इन्हें आग के हवाले कर रहे हैं। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए 1921 में कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रेव्स कमेटी बनाई गई और इस कमेटी ने बताया कि वनों से लोगों के अधिकार छीने जाने की वजह से वे नाराज हैं। कमेटी ने सुझाव दिया कि कानूनी तौर पर लोगों को जंगलों पर अधिकार दिए जाएं और इस तरह 1927 में नया फॉरेस्ट एक्ट लाया गया जिसमें कुछ हद तक ग्रामीणों के अधिकार जंगलों पर बहाल किए गए, लेकिन पूरी तरह नहीं। और यहाँ एक तरफ ब्रिटिश हुकूमत ने लोगों के अधिकार सीमित किए और दूसरी तरफ जंगल की आग का दायरा बढ़ता चला गया। ब्रिटिश हुकूमत ने वनों पर जिन अधिकारों को छीनने की कोशिश की, आज़ादी के बाद भी ये सिलसिला जारी रहा, बल्कि और तेज हो गया। 1976 में सरकार ने ग्रामीणों के टिम्बर के पेड़ काटने की आज़ादी को सीमित कर दिया। 1931 के कानून में जहां लोगों को पेड़ काटने की आज़ादी थी, 1976 के नियम में इसे सिर्फ एक पेड़ तक सीमित कर दिया गया।
तय किया गया कि एक से ज्यादा पेड़ काटने के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, वन अधिकारी और डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर से परमिशन लेनी होगी। 1978 में मझखाली गांव के कुछ लोगों को जब अपने घर की मरम्मत के लिए 14 चीड़ के पेड़ काटने थे तो वो 3 साल तक सरकारी अधिकारियों के चक्कर काटते रहे। और इस तरह आजादी के बाद भी सरकार ने ऐसे नियम बनाए जिनकी वजह से लोगों का वनों की रक्षा करने के आइडिया से मोह भंग होने लगा और काला बाजारी और पेड़ों की चोरी जैसे मामले लगातार बढ़ने लगे। अतीत के इन पन्नों को हमने आपके सामने इसलिए पलटा क्योंकि आज जो आग हजारों हेक्टेयर जंगलों को लील रही है, उसके रक्षकों यानी ग्रामीणों को इनसे यानी जंगलों से दूर करने में इन्हीं सो कॉल्ड सरकारी नियमों की भूमिका रही है। अब उत्तराखंड के जंगलों में आग की मौजूदा स्थिति क्या है वो आप इन खबरों में देख सकते हैं। हर साल की तरह ही इस साल भी उत्तराखंड के जंगल आग की लपटों से घिरे हुए हैं। महज 30 दिनों के भीतर ही 5,710 जगहों पर आग लग चुकी है। पिछले साल के मुकाबले इसमें 3 से 5 गुना की बढ़ोतरी हुई है। जब से राज्य बना है तब से लेकर अब तक के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो पता चलता है कि उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने का सिलसिला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर क्यों हर साल उत्तराखंड के जंगल धू धू कर जल उठते हैं, और जवाब है इंसान। उत्तराखंड के जंगलों में प्राकृतिक वजहों से नहीं बल्कि इंसानों की वजह से आग लगती है। कम से कम 95% मामलों में तो यही होता है। गढ़वाल हिमालय को ही देखें तो यहाँ पर 2016 तक जितनी भी आगजनी की घटनाएं हुई उसमें 63% मामलों में इंसान ने जानबूझकर आग लगाई थी और 37% आग की घटनाएं अनजाने में की गई थी। जानबूझकर जो आग लगाई जाती है उसमें पेड़ों को इसलिए आग लगाई गई ताकि टिम्बर कॉन्ट्रैक्टर्स का कारोबार चलता रहे, ताकि बिल्डर जब अपना कंस्ट्रक्शन शुरू करे तो उन्हें पेड़ों को गिराने के झंझट से न जूझना पड़े। वहीं गलती से आग लगने वाले मोर्चे पर देखें तो खरपतवार जलाने के लिए लगाई गई आग जंगल तक पहुंच जाती है। कई बार लोग जलती बीड़ी या सिगरेट जंगल में फेंक देते हैं और आग विकराल रूप ले लेती है, और इसको विकराल करने में साथ देते हैं चीड़ के जंगल। अंग्रेजों ने इन्हें तारकोल बनाने के लिए पूरे राज्य में लगाया था। इनके जितने फायदे हैं उतने ही इनके नुकसान भी हैं। चीड़ के पेड़ में लीसा नामक एक तरल पदार्थ निकलता है। इनकी पत्तियों में भी तेल का अंश बहुत ज्यादा होता है। इन्हें स्थानीय भाषा में पिरूल बोलते हैं। पत्तियों में तेल की मात्रा ज्यादा होने के कारण न सिर्फ ये जल्दी आग पकड़ती हैं बल्कि आग लगने की सूरत में ये भयावह रूप भी ले लेती हैं। पत्तियों से उठी आग पेड़ों को भी अपनी चपेट में लेती है और गर्मी के दिनों में सूखा मौसम होने के कारण ये दिक्कत और विकराल हो जाती है। इंसान अगर अपनी हरकतों से बाज आ जाए तो कम से कम उत्तराखंड के जंगलों की आग को काबू किया जा सकता है, और ये साबित करने के लिए डेटा मौजूद है। इसे समझने के लिए आपको 2020 में लेकर चलते हैं। 2020 वो साल था जब दुनिया कोविड की चपेट में आई थी। 2020 में 2019 के मुकाबले कम आगजनी की घटनाएं हुई। कोविड की वजह से पहला लॉकडाउन 25 मार्च से अगले 21 दिन तक यानी 14 अप्रैल तक रहा। इस दौरान आगजनी की घटनाएं भी 2019 के मुकाबले काफी कम रही। 2019 में जहां मार्च में 520 आगजनी की घटनाएं हुई, वहीं मार्च 2020 में ये घटकर 262 रह गईं। अप्रैल का डेटा भी देखेंगे तो पता चलता है कि 2019 में 1463 घटनाएं हुई थी, वहीं 2020 में ये महज 426 रह गईं। लॉकडाउन की अवधि बढ़ बढ़कर इसे 31 मई 2020 तक रखा गया। इस बीच का डेटा भी अगर आप देखेंगे तो मई में 2019 में 16,352 घटनाएं हुई और 2020 में ये महज 715 रहीं। अनलॉक का डेटा देखें तो पता चलता है कि जून से सितंबर तक के महीने में 2019 के मुकाबले बहुत ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आता है। और लेकिन ये फर्क इसलिए भी नहीं है क्योंकि इस दौर में आगजनी की घटनाएं भी आमतौर पर कम ही होती थी।
लेकिन अक्टूबर का डेटा अगर आप देखेंगे तो पता चलता है कि 2019 के मुकाबले 2020 में आगजनी की घटनाएं एकदम से बढ़ गईं। 2019 में जहां 880 घटनाएं हुई, अक्टूबर 2020 में लॉकडाउन खुलते ही यह आंकड़ा 1747 पर पहुंच गया। इसी तरह की स्थिति नवंबर और दिसंबर में भी रही। भले ही आप इस थ्योरी को पूरी तरह से ना माने, लेकिन ये डेटा इतना तो जरूर बताता है कि अगर इंसान सुधर जाए तो जंगल की आग काफी हद तक नियंत्रित हो सकती है। हमने इस रिपोर्ट की शुरुआत में आपको बताया था कि किस तरह आम लोगों की सहभागिता से जंगल की आग पर काबू पा लिया जाता था, और यही वजह थी कि कम से कम 1916 तक कभी भीषण आग लगने का रिकॉर्ड कहीं नहीं मिलता। यहाँ तक कि 1980 के दशक तक भी लोगों का अपने जंगलों के प्रति प्रेम बना हुआ था, लेकिन नियम बदलते गए और लोगों को जंगलों से दूर किया जाता रहा। जैसे जैसे लोगों के उनके जंगलों पर अधिकार सीमित किए गए, वैसे वैसे लोग भी जंगलों से दूर होते गए। हालांकि अच्छी बात यह है कि आज भी उत्तराखंडियों के मन में अपने जंगलों के प्रति प्रेम मौजूद है, लेकिन सरकारी नियमों और राजस्व के लालच ने आम लोगों को जंगलों से दूर करने का ही काम किया है। पर्यावरणविद पूर्ण चंद्र तिवारी ने एक मीडिया चैनल से बात करते हुए कहा कि आग लगने की वजह जो है उसमें सबसे प्रमुख ये है कि पहले जो ग्रामीणों को अधिकार मिले उनसे छीन लिए गए, और इसकी वजह से गांव वालों का सहयोग बहुत ही कम हो गया। दूसरी तरफ जो लठ पंचायत और वन पंचायत पहले प्रभावी थी, उन्हें कुछ नियमों ने और कुछ सरकारी उदासीनता ने खत्म कर दिया है। सरकार भी मानती है कि बिना जन भागीदारी के जंगल की आग से नहीं निपटा जा सकता। इस दिशा में सरकार ने कुछ प्रयास किए भी हैं। ग्राम प्रधानों की अध्यक्षता में 541 वनाग्नि प्रबंधन समितियों का गठन किया गया है। इन्हें प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है, लेकिन इसके बावजूद स्थिति में बहुत ज़्यादा सुधार नहीं आता। अगर हमें उत्तराखंड के जंगलों को आग से बचाना है तो दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने के साथ ही दूसरे प्रावधान भी करने होंगे। उत्तराखंड के जंगलों में 9000 किलोमीटर से ज़्यादा बड़ी फायर लाइन है। इस फायर लाइन को हर साल साफ किए जाने की ज़रूरत है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सरकार ग्रामीणों को भरोसे में ले और उनको अपने जंगलों को बचाने के लिए प्रेरित करे, क्योंकि हमारा सदियों पुराना इतिहास ये कहता है कि जब जब हमारे अपने जंगल हमारे अपने हाथों में रहे तो वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहे, और इस सुरक्षा घेरे को तोड़ने का काम सरकारी व्यवस्थाओं ने ही कहीं ना कहीं अपने लालच के लिए किया है। ऐसे में अगर इसे सुधारना है तो सरकार को आम ग्रामीणों पर भरोसा बढ़ाना होगा और उनका भरोसा भी जीतना होगा, वरना टेक्नोलॉजी और आधुनिक उपकरण चाहे जितने भी आ जाएं, लेकिन ये आम लोगों की भागीदारी के बिना कारगर साबित नहीं होंगे। खैर, उत्तराखंड का इतिहास ये भी रहा है कि सरकारों ने हमेशा यहाँ अपनी मनमर्जियां चलाई हैं। उत्तराखंड में भू कानून को लेकर उठ रही मांग में भी कुछ ऐसा ही हुआ। हमारी ये विशेष रिपोर्ट देखिए, जिसमें हमने आपको समझाया है कि किस तरह पहाड़ियों का उनकी जमीन से हक छीनने का काम सालों से किया जाता रहा है। इस रिपोर्ट को देखकर आप समझेंगे कि आखिर क्यों पहाड़ में भू कानून की जरूरत है। ज़रूर देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ खबरें नहीं बल्कि अतुल्य उत्तराखंड की कई झलकियाँ भी आपको देखने को मिल जाती हैं। इसी के साथ धन्यवाद।